अगर आप इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट देने जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेंगे जो इंशाल्लाह आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट में जरूर आएंगे। और याद रखिएगा, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी की मेगा टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको बताया गया था कि इसमें 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट देने से पहले ये वीडियो देख लिया तो 30 मार्क्स आपकी पक्की हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ साथ ये टेस्ट सोल्व करनी है। आपने कमेंट में हर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना है। ऐसा करने से आपको ये सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज में से आपको 10 एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में कह रहा है, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। An educated society promotes space, progress and prosperity. अब इस पैसेज में से आपको 10 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं, आपने हल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, यानी इस पैसेज का मेन आइडिया कौन सा है। तो आपने कमेंट में आंसर जरूर बताना है। ऐसा करने से आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, एजुकेशन क्रिएट्स कंपटीशन। ऑप्शन नंबर बी है, एजुकेशन सपोर्ट्स नेशनल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी है, एजुकेशन इंक्रीजेस पॉपुलेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी है, एजुकेशन कंट्रोल्स सोसाइटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमने पैसेज की पहली लाइन में पढ़ा है, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और इस पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मींस डिसीजन बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे जो लफ्ज डिसीजन इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है गेस, ऑप्शन नंबर बी इमोशंस, ऑप्शन नंबर सी नॉलेज एंड ऑप्शन नंबर डी है अथॉरिटी। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नॉलेज के लिए इस्तेमाल किया गया है, हमने पैसेज में पहले ही पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड वाइटल मोस्ट नियरली मीन्स, यानी जो वर्ड वाइटल इस्तेमाल हुआ है इसकी नियरली यानी करीबी मीनिंग क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्डनरी, ऑप्शन नंबर बी नेसेसरी, ऑप्शन नंबर सी सडन एंड ऑप्शन नंबर डी है माइनर। तो यहाँ पे वर्ड वाइटल की नियरली मीनिंग होगी ऑप्शन नंबर बी नेसेसरी। और नेसेसरी का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट या जरूरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन हेल्प्स पीपल टू, यानी पैसेज के मुताबिक एजुकेशन लोगों की कैसे मदद करती है या किस में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए है रूल अदर्स, ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी अर्न मनी ओनली, ऑप्शन नंबर डी है गेन पावर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड यानी दुनिया को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोस्पेरिटी रिफर्स टू। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ड प्रोस्पेरिटी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है पोवर्टी, ऑप्शन नंबर बी कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरेंस। तो इस पैसेज में वर्ड प्रोस्पेरिटी इस्तेमाल हुआ है ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एजुकेटेड सोसाइटी प्रोमोट्स, यानी एक पढ़ा लिखा मुआशरा प्रोमोट करता है। ऑप्शन नंबर ए वायलेंस, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एंड ऑप्शन नंबर डी फियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टून ऑफ द पैसेज इज, यानी जो पैसेज लिखा गया है वो किस हवाले से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेटिव, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी इमोशनल। तो क्रिटिकल, नेगेटिव एंड इमोशनल ऐसी कोई चीज पैसेज में भी नजर नहीं आई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंफॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पैसेज हाईलाइट्स एजुकेशन एज अ फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एजुकेशन को जो पैसेज में हाईलाइट किया गया है वो किस फैक्टर के लिहाज से हाईलाइट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी अथॉरिटी एंड ऑप्शन नंबर डी कंपटीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वर्ड बेस्ड समराइजेस द पैसेज, यानी नीचे दिए गए वर्ड्स में से कौन सा वर्ड इस पैसेज को बेस्ड समराइज कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए नेशन, ऑप्शन नंबर बी सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है डिसीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द वर्ड सोसाइटी बेस्ड समराइजेस द पैसेज। और अब ये इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम को देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, द पैसेज सजेस्ट्स दैट एजुकेशन लीड्स टू। ऑप्शन नंबर ए नेशनल डिक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी सोशल स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सोशल स्टेबिलिटी, क्योंकि पैसेज में आपको बताया गया था कि एन एजुकेटेड सोसाइटी प्रमोट्स पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी।
तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सूट करता है। तो अब देखते हैं सिनोनिम्स को। तो पहला वर्ड है हमारे पास सिग्निफिकेंट, जिसका हमें सिनोनिम बताना है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत जरूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए माइनर, ऑप्शन नंबर बी इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी वीक एंड ऑप्शन नंबर डी ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट का सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब भी जरूरी होता है और सिग्निफिकेंट का मतलब भी जरूरी। और क्वेश्चन नंबर 12 में रिलेक्टेंट का सिनोनिम पूछ रहा है, और रिलेक्टेंट का मतलब होता है खौफ में या डर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है विलिंग, ऑप्शन नंबर बी है हेजिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी सर्टेन एंड ऑप्शन नंबर डी है हैप्पी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हेजिस्टेंस। और आपने कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में वर्ड है कॉन्सेल, जिसका आपने सिनोनिम बताना है। और कॉन्सेल का मतलब होता है छुपा हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है रिवेल, ऑप्शन नंबर बी हाइड, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लेन एंड ऑप्शन नंबर डी है डिस्कवर। तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइड यानी छुपा हुआ और कॉन्सेल भी छुपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है एडिक्वेट का आपने सिनोनिम बताना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सफिशिएंट। और आरबी वालों ने ये पिछली टेस्ट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में वर्ड है इनवाइटेबल। तो इनवाइटेबल का मतलब होता है यकीन से कहना या यकीन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अवॉइडेबल, ऑप्शन नंबर बी है सर्टेन, ऑप्शन नंबर सी सडन एंड ऑप्शन नंबर डी है डाउटफुल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सर्टेन। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपसे एंटोनिम पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में वर्ड है परमानेंट, जिसका आपने सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी टेम्पररी एंड ऑप्शन नंबर डी स्टेबल। तो वर्ड परमानेंट की मीनिंग आप सबको पता है, परमानेंट यानी हमेशा के लिए और टेम्पररी यानी कुछ वक्त के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टेम्पररी इज द एंटोनिम ऑफ परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 17 में वर्ड है एक्सपेंड, जिसका आपने एंटोनिम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डेवलप, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव। तो ये वर्ड आरबी वालों ने पहले भी पूछा हुआ है, अब भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंड का एंटोनिम होगा कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जदीद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है यूजलेस, ऑप्शन नंबर बी ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न एंड ऑप्शन नंबर डी रेयर। तो यहाँ पे रेयर भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मॉडर्न यानी जदीद। क्वेश्चन नंबर 19 में वर्ड है एक्यूरेट, जिसका आपने एंटोनिम बताना है। तो एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एग्जैक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी प्रेसाइज। तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के ये सारे सिनोनिम है एक्यूरेट के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 में वर्ड है जेनरस। और जेनरस वर्ड आईबी वालों ने पिछली टेस्ट में 2 बार पूछा था और इस बार भी ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए काइंड, ऑप्शन नंबर बी मीन, ऑप्शन नंबर सी हेल्पफुल एंड ऑप्शन नंबर डी पोलाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मीन। अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक स्पेल चेकिंग का पोर्शन है। और आपने कमेंट में करेक्ट स्पेलिंग जरूर लिखनी है। करेक्ट स्पेलिंग कमेंट में लिखने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में आपको स्पेलिंग दी गई है एकोमोडेट, ऑप्शन नंबर बी में एकोमोडेट, ऑप्शन नंबर सी एकोमोडेट, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एकोमोडेट। एकोमोडेट की स्पेलिंग में डबल सी और डबल एम आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में वर्ड दिया गया है एम्ब्रेज। तो ये क्लास 8 की इंग्लिश से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, EMBARRASS। क्वेश्चन नंबर 23 में वर्ड है कॉमेटी। तो कॉमेटी में भी COMMI आएगी, डबल टी और डबल ई, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 में स्पेलिंग है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लास्ट में NANCE आएगा। तो लास्ट वाले सी और डी तो गलत हैं, बाकी बी में मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में टी के बाद ए नहीं आएगा, ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 25 में स्पेल चेकिंग है रिकमेंड की। तो रिकमेंड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, आपने कमेंट में बतानी है कि इन चारों में से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। देखते हैं आपकी स्पेलिंग का पोर्शन कितना क्लियर है।
और अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक एरर डिटेक्शन का पोर्शन है। इस पोर्शन में आपने सेंटेंस में एरर फाइंड करनी होती है कि इस सेंटेंस में कौन सी एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। तो इस सेंटेंस में कौन सी एरर है, आर में, बी वर में, सी इज में या डी हैव में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि ईच, ईदर और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। यानी जिस भी सेंटेंस में आपको ईच, ईदर और नीदर सब्जेक्ट्स मिलेंगे तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आर, वर और हैव सारे प्लूरल वर्ब हैं और इज सिंगुलर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आर, ऑप्शन नंबर बी वर, ऑप्शन नंबर सी इज। तो मैंने अभी अभी बताया कि ईच, ईदर और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इज। क्वेश्चन नंबर 28 है, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। वो अपने दोस्तों के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखिएगा, आईआईबी वालों ने पिछले टेस्ट में भी पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में अलोंग विद आएगा तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से आपने वर्ब लगाना है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे भी इज लगेगा क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स डैश लेट। तो यहाँ पे इज लगेगा और बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। देखिए बेटा, जब भी एज वेल एज आएगा तो आपने पहले सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे द टीचर है तो द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पे भी इज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वन ऑफ द रीजंस डैश लेक ऑफ डिसिप्लिन। तो आईबी वालों ने सेम इट इज यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पिछली टेस्ट में पूछा हुआ है। और यहाँ पे आपने रीजंस के साथ वर्ब नहीं लगानी, आपने लगानी है वन के साथ, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द रीजंस, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो वन है, तो वन के साथ इज लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक आपने सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है और आपके इंटरमीडिएट कैटेगरी के पेपर में भी यही सीक्वेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश कंप्लीटिंग द टास्क। तो आपने यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है। ऑप्शन नंबर ए में है टू, ऑप्शन नंबर बी में है फॉर, ऑप्शन नंबर सी ऑफ एंड ऑप्शन नंबर डी है विद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, आईबी वाले ज्यादातर फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फार आता है, यानी रिस्पॉन्सिबल फार। और आपको एक्स्ट्रा चीज बताता चलूं कि गुड के साथ हमेशा एट आता है और वीक के साथ हमेशा इन आता है। और आईबी वाले इंटरेस्टेड भी पूछते हैं, तो इंटरेस्टेड के साथ भी हमेशा इन आता है, इंटरेस्टेड इन। क्वेश्चन नंबर 32 है, शी इज कैपेबल डैश हैंडलिंग प्रेशर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है टू, ऑप्शन नंबर बी फॉर, ऑप्शन नंबर सी ऑफ एंड ऑप्शन नंबर डी है विद। तो याद रखिएगा, हमेशा कैपेबल ऑफ लेता है, तो यहाँ पे कैपेबल ऑफ यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ही वॉज एक्यूज्ड डैश थीफ्ट। और याद रखिएगा, एक्यूज्ड हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, एक्यूज्ड ऑफ एंड कैपेबल ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिस बुक इज सिमिलर डैश दैट वन। तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। देखते हैं आपका प्रीपोजिशन में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंसिस्टेड हमेशा अपने आप से ऑन लेता है और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, यानी इंसिस्टेड के साथ हमेशा ऑन आएगा। अब इंग्लिश पोर्शन के लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि इंग्लिश 40% है इंटरमीडिएट कैटेगरी में। और यहाँ पे आपने करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे ए में है, ही हार्डली एवर गोज टू ऑफिस लेट। ऑप्शन नंबर बी है, ही हार्डली एवर गो टू ऑफिस लेट। ऑप्शन नंबर सी में है, ही एवर हार्डली गोज टू ऑफिस लेट एंड ऑप्शन नंबर डी में है, ही गोज हार्डली एवर टू ऑफिस लेट।
तो यहाँ पे सी और डी तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ए और बी में थोड़ा डिफरेंस है। ही हार्डली एवर गोज होता है, गो नहीं होता। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे गो नहीं होगा, गोज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ही हार्डली एवर गोज टू ऑफिस लेट। क्वेश्चन नंबर 37 में आपने करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। तो पहला सेंटेंस है शी डिड नॉट ओनली सिंग बट ऑल्सो डांस्ड। तो जब भी नॉट ओनली और बट आल्सो आएगा तो डिड का यहाँ पे काम नहीं, तो ये यहाँ पे डिड नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी है शी नॉट ओनली संग बट आल्सो डांस्ड। ये मुझे सही लगता है, लेकिन ऑप्शंस को पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन नंबर सी है शी संग नॉट ओनली बट डांस डिड आल्सो। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है शी संग नॉट ओनली बट डांस्ड आल्सो। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली गलत है। ऑप्शन नंबर डी है शी ओनली संग बट डांस्ड आल्सो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शी नॉट ओनली संग बट आल्सो डांस्ड, क्योंकि पहले सेंटेंस में भी पास्ट सिंपल और दूसरे सेंटेंस में भी पास्ट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। तो पहला है ही हैज कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे। तो यहाँ पे ही हैज लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो येस्टरडे का यहाँ पे कोई काम नहीं। ऑप्शन नंबर बी है ही कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है ही हैज कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे। तो अगेन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है और येस्टरडे पास्ट टेंस में लगता है। ऑप्शन नंबर डी है ही हैड कंप्लीट द वर्क येस्टरडे। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं आएगा, परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ही कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे, पास्ट सिंपल टेंस है। क्वेश्चन नंबर 39 में है ऑप्शन नंबर ए नो सूनर ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रनिंग। तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये गलती है। ऑप्शन नंबर बी है नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट है द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म। और ऑप्शन नंबर बी में है द मोर यू प्रैक्टिस द बेस्ट यू परफॉर्म। तो याद रखिएगा, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के साथ हमेशा सुपरलेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी में द मोर है, तो द मोर के साथ द बेस्ट नहीं आता, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है और वो सुपरलेटिव है। ऑप्शन नंबर सी में है मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू परफॉर्म। तो मोर नहीं होगा, द मोर होगा। ऑप्शन नंबर डी में है द मोर प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म। तो द मोर यू सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म। तो द मोर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है और बेटर भी कंपेरेटिव डिग्री है गुड की, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो इंग्लिश पोर्शन को हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन को इस वीडियो में।